थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, एनर्जी ना बनती है ना मिटती है, एनर्जी तो बस ट्रांसफॉर्म होती है। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री तक नहीं सिमटा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स जिंदगी का भी सिलेबस है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ हम केमिस्ट्री के बारे में नहीं समझते हैं, हम जीवन के केमिस्ट्री को भी समझते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही, जेई और नीट के लिए तो सही, आपके बोर्ड्स के लिए तो सही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें जिंदगी जीने का भी तरीका सिखाता है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ वो अपना फॉर्म बदलता है। जैसे कि आप अभी जो मेहनत कर रहे हैं, पूरे 1 साल 2 साल जो आप रगड़ के मेहनत करते हैं, ये आपके एग्जाम में रिजल्ट के फॉर्म में बदल जाता है। तो जो आपने एनर्जी लगाई वो वेस्ट नहीं होती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है और साथ ही साथ ये जिंदगी का भी एक नियम है। तो इसको जितना अच्छा से आप समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ में जिंदगी जीने की कला भी सीखते चले जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि इससे जेईई मेन में तो सवाल आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जेईई एडवांस में भी सवाल आते हैं और इसका रिलेशन आपका अदर चैप्टर्स में भी देखने को मिलता है। अगर आपका ये चैप्टर थोड़ा सा कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर्स जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले समझ जाना जरूरी है। हम लोग आज के लेक्चर में यह भी समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे डे टू डे लाइफ में कहां पर यूज होता हुआ नजर आता है। इन सारी बातों को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। अंत तक जरूर देखिएगा और आप यहां पर जीरो से लेकर एडवांस तक चीजों की प्रिपरेशन कर रही हैं। इसके बाद फिर सवाल किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो, ये उम्मीद करता हूं कि आप एटलीस्ट सवाल तो समझ जरूर रहे होंगे, सवाल में क्या अप्लाई करना ये भी समझ रहे होंगे, और अगर आपने कैलकुलेशन और यूनिट कन्वर्जन पर अपना कमांड रखा तो 100% आपसे सवाल बनते हुए नजर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहला बात आता है कि थर्मोडायनेमिक्स आखिरकार हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें किसी भी प्रकार का चेंज, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, उस चेंज के होने या ना होने के बारे में प्रेडिक्शन करता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज दुनिया में हो रही है, चाहे पेन का ऊपर से नीचे जाना हो, चाहे बर्फ का पानी में बदलना हो, चाहे किसी एक रिएक्टेंट के दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करना और प्रोडक्ट बनाना क्यों ना हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो रस्टिंग क्यों ना हो रहा हो, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। खाना खा रहे हैं तो वो पचेगा कि नहीं पचेगा, इंजन सही से चलेगा कि नहीं चलेगा, इन सभी के फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने का काम थर्मोडायनेमिक्स करता है। तो हम लोग उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ आप केमिस्ट्री में नहीं बल्कि फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। और जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्ट 1 हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ने वाले वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेट होता हुआ नजर आएगा। सब कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले, सिर्फ डिफरेंस आपके साइन कन्वेंशन में नजर आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग बोलेंगे वी आर स्टडिंग thermodynamics in order to predict the feasibility of any chemical or a physical change। बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं?
हम थर्मोडायनेमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज की फिजिबिलिटी के बारे में समझ सके पेन और पेपर पे। जैसे कोई रिएक्शन अगर हमें कराना है तो एक तरीका तो यह है कि हम रिएक्शन करवाएं और फिर समझे कि यह रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा तरीका कि अगर हमारे पास कुछ डेटा आ जाए तो उन डेटा के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्शन कर सके पेन और पेपर में कि वेदर दिस रिएक्शन विल हैपन और नॉट। और जब आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, वहां पर आप एक्सपेरिमेंट करके तो चेक नहीं कर सकते। अब अगर आपके सामने कोई रिएक्शन लिख करके दे दे और आपसे पूछे कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसके फिजिबिलिटी को लेकर के किन किन फैक्टर्स पर ये रिएक्शन जो है थ्योरेटिकली डिपेंड करता है। तो हम उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे लेट सपोज एक बात मैं आपको समझाता हूं कि बिफोर दिस थर्मोडायनेमिक्स, या हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के जो नए टर्म्स हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उन टर्म्स से पहले किसी भी रिएक्शन को होना या ना होना किस बेसिस पर प्रेडिक्ट किया जाता था। तो एक बात तो सत्य है, दुनिया में जो भी चीज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी पाना चाहता है, तभी वो चीज हो रही है, वेदर वो कोई केमिकल चेंज हो या फिर वेदर वो कोई फिजिकल चेंज हो। आप पढ़ रहे हो वो भी आप स्टेबिलिटी को पाने के लिए पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं वो भी मैं स्टेबिलिटी को पाने के लिए ही पढ़ा रहा हूं। तो सवाल है कि किसी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कैसे समझा जाए। तो पहले बिफोर दिस थर्मोडायनेमिक्स लोग प्रिडिक्शन कैसे करते थे, लोग ये बोलते थे कि जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, वो जनरली दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। आइदर वो एंडोथर्मिक हमको देखने को मिलते हैं और आइदर वो एक्सोथर्मिक देखने को मिलते हैं। अब जब बात एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की हो रही है, मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, और यहां पर क्या हो रहा होगा, रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो लोग पहले प्रिडिक्शन कैसे करते थे, लोग पहले ऐसे प्रिडिक्ट करते थे कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या किसी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, तो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, ये लोग सोचते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे रिएक्शन देखने को मिले जिसको थ्रू आउट द रिएक्शन हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, हल्की सी एनर्जी दी, फिर बाद में वो स्पॉन्टेनियसली होने लगा। वहां पर एक क्वेश्चन मार्क उनके थ्योरी पे खड़ा हो जाता है। एक्सोथर्मिक के केस में वो बोलते थे कि भैया अपने आप ये रिएक्शन हो रहा होगा क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट खुद एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो सिस्टम है, अब सिस्टम वर्ड मैं अभी यूज नहीं करना चाहता हूं, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं रिएक्टेंट रिलीजेस एनर्जी इटसेल्फ टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और हम सभी को पता है कि एक जनरल थियरी ये भी है कि स्टेबिलिटी को पाना है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन अगर आगे गया तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। वही जब बात इंडोथर्मिक की आती है बेटा, तो लोग ये सोचते हैं यहां एनर्जी रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी, तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो होने वाला है वो
लेस देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होगा तो कोई भी रिएक्टेंट ऐसा चीज नहीं प्रोड्यूस करना चाहेगा जिससे कि जितनी एनर्जी उसकी पहले थी उससे बढ़ जाए, क्योंकि एक बेसिक जनरल थियरी तो यही है ना कि अगर किसी भी चीज की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसको आप डेली लाइफ से ऐसे भी समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उस व्यक्ति के अंदर बहुत एनर्जी होती है और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। बच्चा कभी भी शांति से बैठा हुआ नहीं नजर आ सकता, वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा क्योंकि उसमें अभी एनर्जी भरपूर है। लेकिन जैसे जैसे वो जिंदगी जीता है, आगे बढ़ते जाता है, आगे अपने वृद्धावस्था की ओर, तो वो अपना एनर्जी थ्रू आउट द लाइफ रिलीज करते जाता। आप देखोगे कि उनमें स्टेबिलिटी, उनमें स्थिरता ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे लोग पहले के समय में बिफोर थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्शन कुछ इस प्रकार से करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे भी कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो खुद पे खुद होने लगते हैं अगर उसको हल्का सा इनिशिएशन दे दिया जाए। जब ये बातें उनसे पूछी गई तो लोगों के मन में यह संशय आया, क्या हम किसी रिएक्शन का होना या नहीं होना सिर्फ इस चीज पर प्रिडिक्ट कर देते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यहीं से थर्मोडायनेमिक्स की जन्म होती है और थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेकर के आता है। आया बात समझ में? तो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। दूसरा, एक 3 टर्म्स बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं थर्मोडायनेमिक्स में तो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो आम जिंदगी में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये 3 टर्म से। 2 टर्म्स तो आपके सामने नजर आ रहा है, एक टर्म हीट है और दूसरा टर्म वर्क है। वहीं एक और टर्म होता है और वो टर्म है एनर्जी, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये 3 टर्म्स है जिनमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं एग्जाम में भी और अपने डे टू डे लाइफ में भी इन वर्ड्स को यूज करते हुए। तो थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन 3 टर्म्स को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे जो डे टू डे लाइफ में आप गलती ना करें। तो सबसे पहला बात अगर मैं आपसे बोलूं हीट और वर्क क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है। ये हीट, पहले हीट को लेकर चलते हैं। अब इसमें कुछ लोग एक गलती और करते, वो हीट एनर्जी बोल देते हैं। मेरा सवाल है आप सभी से, क्या हम हीट एनर्जी बोल सकते हैं या ये बोलना सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, आप हीट एनर्जी वर्ड यूज मत करिए, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट, एक बात समझना, हीट इटसेल्फ इज एन एनर्जी। और जब आप हीट के बाद एनर्जी लिख रहे हैं, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। एनर्जी ऐसा साउंड कर रहा है कि आप गलत बोल रहे हो। तो आज के बाद से आप हीट ही वर्ड यूज करोगे, एनर्जी वर्ड यूज नहीं करोगे। अब बोलेंगे सर कंफ्यूजन कहां आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है सर, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, वर्क का यूनिट भी हम लोग जूल ही लिख देते हैं, हीट का यूनिट भी हम लोग जूल ही लिख देते हैं, तीनों के यूनिट सेम है। क्या ये तीनों टर्म सेम है? तो जवाब होगा नहीं। तो जवाब क्या होगा बेटा? नहीं, ये तीनों टर्म सेम नहीं है। अब यहां पर एक और टर्म निकल करके आता है। अगर मैं बात करूं वर्क के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों हीट और वर्क, ये बोथ द टर्म्स आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फिर सुनना, ये दोनों टर्म्स एक जरिया है, क्या चीज का? एनर्जी ट्रांसफर करने का किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। फिर से मैं बोल रहा हूं, आज के बाद से क्या बोलोगे? हीट क्या है? तो मैं बोलूंगा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कोई हमसे पूछेगा वर्क क्या है, तो वर्क के लिए भी मैं क्या डिफाइन करूंगा? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर।
बोलेंगे फिर क्या हीट और वर्क दोनों सेम है? नहीं नहीं नहीं, इनका उद्देश्य सेम है। व्हाट? कि इसके द्वारा भी आप एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं और इसके द्वारा भी एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस जरिए का इस्तेमाल कब करेंगे? व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस between two bodies, between two bodies. Let's suppose एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। आपको A से B में अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर A से B में आपको एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। और हम लोग को एक बात पता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर डिग्री टू लोअर डिग्री टेम्परेचर। तो मुझे अगर ए से बी में करना है ट्रांसफर तो ए का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब ए से बी में एनर्जी का ट्रांसफर वाया हीट होगा। इन टर्म्स को अच्छा समझिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे टर्म्स बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब अगर आपको ए से बी में एनर्जी ट्रांसफर करना है तो आप वाया हीट तभी कर सकेंगे व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। लेट्स सपोज ए का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, बी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप ए से बी में तभी एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे जब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, और हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी ट्रांसफर होता है। लेकिन सवाल आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको एनर्जी ट्रांसफर कराने के लिए हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस ही क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि कोई जरूरी है। तो एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, when there is no temperature difference between two bodies. इसका एक एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज ये पेन अगर धरती पे गिरा हुआ होता और मुझे अपने से इस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। लेट्स सपोज अगर इस पेन को मैं छोड़ दूं, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, अर्थ से टकरा जाएगा, और मुझे इस अर्थ से अगर वापस इस पेन को उठा करके लेट्स सपोज इतना हाइट पे लेके आए, तो आप क्या बोलोगे? इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज कर गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि मैंने वर्क किया, मेरे से एनर्जी ट्रांसफर होकर के इस बॉडी में गई। मैंने काम किया, मैंने वर्क किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट कराया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो मेरे थ्रू इस पेन में एनर्जी ट्रांसफर हो गई। आ रहा बात सुनना? तो अभी तो मेरा और इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? 0 है, लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो क्या यहां पर एनर्जी ट्रांसफर वाया हीट था क्या? नहीं, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर वाया वर्क था। मतलब अगर हमें किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कराना है और विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस कराना है, तो हमें जो मीडियम या जो मोड आप कह सकते हो हमें यूज करना पड़ेगा, वो यूज होगा वर्क। पहले ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब इंटरेस्टिंग बात आता है यहां पर कि ठीक है सर, तो अगर मैं किसी ये अर्थ का सरफेस है, मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वर्क और हीट है क्या। आपने क्या किया? इस बॉल को यहां से उठाया और एक सर्टेन हाइट पे आपने एक सर्टेन हाइट पे इस बॉल को ले गया, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्म में स्टोर हो गई। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉल को ऊपर की ओर उठा करके लेके जाना पड़ेगा। तो जो लेकर के जाएगा भैया, उससे एनर्जी निकलेगी और उसमें ट्रांसफर हो जाएगी।
Are you getting my point? So if we want to transfer energy from one body to another, there are two modes. One is heat and another is work. फिर एक सवाल आएगा, सर एक सवाल हम लोग पढ़े थे कि हीट जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अब यहां पर एक सवाल आता है, कैन वी स्टोर हीट इन अ बॉडी? क्या हम किसी बॉडी में एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टोर कर सकते हैं क्या? अब ये हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये बात बोल देते हैं, भैया इस बॉडी का हीट बढ़ गया, इस बॉडी का हीट कम हो गया, लेकिन मैं एक वर्ड बता दूं आपको, एक लाइन बता दूं कि हीट कैन नेवर बी स्टोर्ड. हीट कैन नेवर बी स्टोर इन अ बॉडी. इन सेम मैनर आप वर्क के लिए तो वर्ड यूज नहीं करते हैं कि उसका वर्क बढ़ गया, इस बॉडी में वर्क बढ़ गया, नहीं. अभी मैंने जब बोला पेन को धरती से ऊपर आप उठा करके लेके गए, इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, आपने ये वर्ड यूज किया. आपने ये तो नहीं बोला कि वर्क इंक्रीज कर गया इस बॉडी में. यस, हीट कैन नेवर बी स्टोर्ड इन अ बॉडी इन अ सेम मैनर एज वर्क कैन नॉट बी stored in a body. वर्क भी किसी बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता. क्यों? Why? Because they are the mode of energy transfer. तो सवाल है ये हीट और वर्क है क्या? मैं बोलूंगा ये एनर्जी तो है. हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, वर्क भी एक प्रकार का एनर्जी है, लेकिन कब? पहले इस बात को समझिएगा, एक बात को यहां समझिएगा. जब आपने हीट को एक कंडक्टिंग बॉडी से जोड़ा, मतलब बॉडीज को, दो बॉडी है, लेट सपोज ए और बी, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, आपने कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ा, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी. मैं वर्ड हीट यूज नहीं करूं, हीट वर्ड यूज करूंगा, लेकिन कब? इसको समझना है. अब देखो, बोलते वक्त हम लोग बोलते हैं ना हीट ट्रांसफर हुआ ए से बी में. अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे या जनरली लोग क्या निकाल लेते हैं ना कि एक बॉडी से हीट निकला और दूसरे बॉडी में हीट चला गया. नहीं, एक बॉडी में टेम्परेचर, एक बॉडी में कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी जब ए से निकली और बी में घुसने से पहले इसी एनर्जी का नाम क्या हो जाता है? Q, दैट इज हीट. मेरी बात को समझ. मतलब जब ए से निकला वो एनर्जी जाने के लिए बी में, जब ए से निकला वो एनर्जी बी में जाने के लिए, यहां पर एक और संशय आता है कि सर ये कंडक्टिंग बॉडी भी तो एक प्रकार का बॉडी है. मैं बोल रहा हूं जब ये इस बॉडी से एनर्जी निकली, मैं उसे हीट कहूंगा. कंडक्टिंग बॉडी में जाने से पहले, या आप ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो यहां कोई कंडक्टिंग बॉडी नहीं है. इंफ्रारेड रेडिएशन का तो नाम सुना ही होगा. वाया रेडिएशन, मैं बस ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये कंडक्टिंग बॉडी नहीं है. वाया इंफ्रारेड रेडिएशन या एनी अदर रेडिएशन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी. तो जब वो ए से निकला और बी में जाने से पहले तक मैं इसी एनर्जी को हीट कह रहा हूं, लेकिन जब ये एनर्जी इस बॉडी ए में था तो मैं उसे हीट नहीं कहूंगा. मैं बस ये बात समझाना चाहता हूं. जब वो एनर्जी बी में चला गया तो भी मैं उसे एनर्जी कहूंगा. वो कौन सा एनर्जी कहूंगा इसके बारे में बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मैं उस समय भी उसको एनर्जी बोलूंगा, हीट नहीं बोलूंगा. मैं हीट कब बोलूंगा? जब ए से निकला और बी में जाने से पहले. ए से निकलने के बाद और बी में जाने से पहले मैं उसे
हीट बोलूंगा। जैसे मैं इस पेन को उठा रहा हूं, मेरे से एनर्जी निकल रही है, इसमें जा रही है, मेरे एनर्जी को मेरे बॉडी से निकलने से पहले और इस पेन में स्टोर होने से पहले मैं उसे वर्क कहूंगा। लेकिन मेरे से कोई पूछेगा मेरे बॉडी में कौन सा एनर्जी था, वर्क था क्या? नहीं। जो स्टोर हुआ इसमें वर्क हुआ क्या? नहीं। किसी भी बॉडी में हीट और वर्क स्टोर नहीं किया जा सकता, ना पहले से वो वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। क्या ये बातें आई आपको समझ में? ये बस उस क्षण में उस ऊर्जा को या उस एनर्जी का एक नाम है जब वो किसी एक बॉडी से निकलती और दूसरे बॉडी में घुसने से पहले तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क? अब इसको मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं। लेट्स सपोज आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हो, चेंज इन टेम्परेचर भी निकालते हो, लेकिन क्या कभी आपने चेंज इन हीट या चेंज इन वर्क निकाला क्या? कभी सोच के देखना। आप बहुत जगहों पर dW को निकाले होंगे, बहुत जगहों पर dQ को निकाले होंगे, लेकिन लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं। कई जनों को यह कंफ्यूजन रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको नहीं समझ में आता, मैं बोल रहा हूं कई जनों को मैंने कंफ्यूजन इसमें देखा है। बच्चों से जब ये मैं पूछता हूं ना, कई बच्चों से, जन मतलब बच्चों का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये इसको इंटीग्रेट तो करते होंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम हो, वहां पर भी ये इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, या जब वर्क निकाल रहे होंगे डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, कहीं डीक्यू को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब वो क्या समझते हैं? ये चेंज नहीं है, दिस इज नॉट द चेंज, दिस इज नॉट द चेंज, दिस इज नॉट द चेंज माय डियर। ये कभी भी चेंज नहीं है। तुम देखना कभी नोइंगली और अननोइंगली तुम इस DQ को Q लिख देते हो, इस DW को W लिख देते हो। कभी भी तुम ऐसा नहीं लिखते हो Q2 माइनस Q1, कभी भी ऐसा लिखते हुए नहीं नजर आओगे कि W2 माइनस W1, या कभी भी ऐसा नहीं लिखते हुए आओगे कि DQ को इंटीग्रेट करो भैया Q1 से Q2 तक, या DW को इंटीग्रेट करो भैया W1 से W तक। कभी नहीं लिखते हुए नजर आओगे। क्यों नहीं लिखा, कभी सोचा? क्योंकि चेंज आप उसी का निकाल सकते हो ना जिसका इनिशियल कुछ और हो और फाइनल कुछ और। लेकिन मैंने क्या बोला, जब इस बॉडी ए से निकला ये हीट, मान लो 2 जूल का हीट निकला, घुसने से पहले भी ये 2 ही जूल था। हाँ, आप चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन चेंज इन हीट नहीं होता है। ट्राई टू रिमेंबर, दिस इज नॉट द चेंज इन हीट और वर्क। प्लीज इस बात को समझो। मतलब कहीं पर DQ लिखा हुआ रहेगा, मत बोल देना चेंज इन हीट है। क्या बोलेंगे? दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। कहीं DW लिखा हुआ रहेगा, मत बोल देना चेंज इन वर्क है, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। हाँ, कहीं DT लिखा हुआ होगा तो मैं इसे चेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी का पहले टेम्परेचर कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, चेंज वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द चेंज इन हीट, दिस इज नॉट द चेंज इन वर्क। ये 2 बातें पहले दिमाग में समझ लो। ये छोटी छोटी बातें पहले मैं बता रहा हूं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो लोग पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा समझ में। अगर आ भी रहा है तो बस वो तुक्का लगा रहे हैं। अगर आपको हर एक चीज समझना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, क्यों नहीं आया, कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, यही छोटी छोटी बातें जो एडवांस को खास बनाती है। ठीक है,
फॉर्मूला आया पुट कर दो आंसर आ जाएगा, इस तरीका से नहीं पढ़ना अपने को। वो सारी चीजें हो जाएगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सारी चीजें हो जाएगी कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले ये छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बैठा लो, पहले इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में फिट कर लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज डी क्यू, व्हाट इज डी डब्ल्यू, व्हाट इज डी टी। अब बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो यस, एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या स्टोर की जा सकती है? यस, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आप बहुत सारे एनर्जी का नाम सुनोगे, कहीं विंड एनर्जी, कहीं थर्मल एनर्जी, कहीं पर कोई एनर्जी, कहीं पर कोई एनर्जी। लेकिन मैं बता दूं, दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के एनर्जी होते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के एनर्जी होते हैं। एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। आप कह सकते हो ये लेक्चर बेसिक लेक्चर है, पहले बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों में गलती करते रहोगे तो बड़े कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे? बड़ा कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं समझ में आता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो इट इज ड्यू टू दी मोशन एंड इट इज ड्यू टू दी, आप पोजीशन बोल सकते हो या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो जो मेरे हिसाब से मोर एप्रोप्रिएट है, दैट इज रिलेटिव पोजीशन। मतलब आप किसी के पोजीशन को किसी के रिस्पेक्ट में जब देखते हो, जैसे अगर ये पेन अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर अर्थ के सरफेस पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अर्थ से ऊपर जाने लगती है, मैं बोलता हूं अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने लगती है, मैं बोलता हूं इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम कर रखा है, होता नहीं है। एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी तो वहां भी 0 नहीं है, क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ अर्थ में कंसंट्रेटेड होता है बेटा। तो एक्चुअली में उस सेंटर ऑफ मास और इस पेन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मतलब there is a relative position between these 2 points and there must be some potential energy stored in this pen on the surface of the earth. इसमें जरूर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी उस अर्थ के सरफेस पर भी, लेकिन हम लोगों ने 0 मान रखा। बस मैं उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि देखो जैसे जैसे आप रिलेटिव पोजीशन सरफेस से ऊपर उठाते जाओगे पेन में, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोलूंगा इट इज ड्यू टू द पोजीशन। अब ये अर्थ और इसका बात नहीं है, किसी 2 एटम्स के बीच का दूरी को बढ़ा दो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती हुई नजर आएगी। उस 2 एटम्स को करीब ले आओ, पोटेंशियल एनर्जी घटती हुई नजर आएगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज ड्यू टू दी पोजीशन, नहीं, इट इज ड्यू टू दी मोशन होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं यहां लिख दूं H2O, ये लिक्विड है और ये H2O गैस है, मैं बोलूं इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। मैं तुमसे पूछा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अभी वीडियो को स्टॉप करना और आपके सामने जो पेन और पेपर होगा ना उसमें लिखना है आंसर, फिर सोचना, फिर देखना, है ना? या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो बहुतों का जवाब क्या होगा पता है? अभी आपका भी जवाब क्या होगा? हो सकता आप सही हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत ही हो सकता आप सही हो, लेकिन 90% स्टूडेंट से जब भी मैंने ये सवाल क्लासेस में पूछा है ना, दिल पे हाथ रख के बोलना, 90% लोगों का जो जवाब होगा ना वो ये होगा,
वो ये होगा। अब मैं बता दूं ये गलत है। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता दूं ये गलत है। बोलेंगे सर क्यों? एक और पॉइंट आता है, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब बहुतों का तर्क आएगा अभी जो फिजिक्स वाले हैं बच्चे कि सर काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी तो मास पे डिपेंड करती है, हमने तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पढ़ा है। मैं जब बात कर रहा हूं ना यहां पर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और केमिस्ट्री में हम बल्की बॉडी पे चीजों को एनालाइज तो करते हैं, लेकिन उस बल्की बॉडी के एटॉमिक लेवल पर चीजों को देखते हैं, उस बल्की बॉडी के एटॉमिक लेवल पे चीजों को देखते हैं। जिस दिन मैं पढ़ाना यूट्यूब पे चालू किया था, पहला लेक्चर जो डाला था ना, मैटर क्या होते हैं या केमिस्ट्री क्या होती है, वहां पर मैंने बताया था आपको। और इवन जब आप किसी बल्की बॉडी के एटम और मॉलिक्यूल और इस लेवल पर चीजों को देखते हो, तो क्या आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो क्या हाथ से? नहीं। तब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो, वहां पर पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पढ़ते हो ना। तो क्या जब गैसियस पार्टिकल पर वो चीजें लग रही है, क्या सॉलिड के छोटे पार्टिकल पर वो चीजें नहीं लगेगी? क्या वो लिक्विड के छोटे पार्टिकल्स पर वो चीजें नहीं लग रही होगी? जब बात एटम्स की हो रही हो, यस आप सही हो, लेकिन आप एटॉमिक लेवल पे उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते हो, आप उसके मासेस को नहीं बढ़ा सकते हो अपने से। आप उसके काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ टेम्परेचर से ही इंक्रीज कर सकते हो। और अगर मैंने इधर लिक्विड लिख दिया, इधर गैस लिख दिया, और टेम्परेचर अगर मैंने सेम लिखा है, दैट मींस सही चीजें क्या हैं? सही चीजें ये है, ऑरेंज से मैं लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2O गैस। ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। फिर आप बोलोगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस आर ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो मैं आपको बता दूं, बचपन में आपको ये चीजें नहीं समझाई जाती है। वहां पर बात सिर्फ एक प्रकार के काइनेटिक एनर्जी के बारे में होती है, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लिमिटेड टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मोशन इज नॉट लिमिटेड टू ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं होती है, मोशन ट्रांसलेशनल भी होती है, वाइब्रेटरी भी होती है, और रोटेटरी भी होती है, और रोटेटरी भी होती है। इज इट क्लियर? तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी बोलता हूं ना, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, दैट मींस उसमें ट्रांसलेशनल भी है, उसमें रोटेशनल भी है, उसमें वाइब्रेशनल भी है। तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात हो रही होगी, टेम्परेचर अगर दोनों का सेम है, तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस है क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं बात करूंगा, तो ये H2O लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2O गैस से। कारण क्या है समझो, बिकॉज इट इज डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पोजीशन। तो याद रखिएगा आज के बाद से काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? ओनली ऑन टेम्परेचर। जब भी आप किसी बल्की बॉडी के एटॉमिक लेवल पर चीजों को डिस्कस करोगे, बल्की बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को डिस्कस करोगे, बल्की बॉडी के आयनिक लेवल पर चीजों को डिस्कस कर रहे होगे, आपको इसी बात को दिमाग में रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2O लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2O गैस, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2O गैस की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गैसेस में एटम्स दूर दूर में होते हैं, डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ H2O गैस
इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ H2O लिक्विड। लेकिन ये टोटल एनर्जी किसके कारण बढ़ रही है? काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल के कारण। अब कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग ये बात मेरे पास लेकर के आएंगे कि सर अच्छा ठीक है, इसके बीच में कैसा पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो मैं बोल दूंगा इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है फॉर्मूला में। तो मैं आपको बता दूं उसके आगे में नेगेटिव साइन भी लगा हुआ होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो -GM1m2 अपॉन आर की वैल्यू नेगेटिव में कम होगा, और नेगेटिव में कम होगा तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आ रहा है क्या बात समझ में? तो कुछ लोगों को ये बात नहीं पचती है, सर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बेटा आगे नेगेटिव साइन भी है, उसको भी देखना जरूरी है ना। तो डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल होता है। हम लोगों के सिलेबस में 3 फेजेस के बारे में डेप्थ में स्टडी है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए कि किसमें कौन सा मोशन ज्यादा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन से, फिर बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन से, फिर बात करेंगे रोटेटरी मोशन से। तो किसी भी एटम का अगर वो सॉलिड फेज में है तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा गैसेस का होता है। वाइब्रेटरी मोशन का बात करें तो ये सबसे ज्यादा सॉलिड में देखने को मिलता है। रोटेटरी मोशन का बात करें तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड में देखने को मिलता है, फिर गैस आएगा, फिर सॉलिड आएगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर गैस आएगा। मेरी इस बात को समझ लो। लेकिन जब मेरा काइनेटिक एनर्जी का बात करेगा, जब मोशन का बात करेगा, तो मैं टोटल देखूंगा। तो बोलेंगे साहब बचपन में गलत पढ़ाया गया क्या? बचपन में इनकम्प्लीट आपको पढ़ाया गया या स्पेसिफाई नहीं किया, या स्पेसिफाई किया भी गया होगा तो शायद आपको ध्यान ना हो। लेकिन मैंने जब भी ये सवाल बच्चों से पूछा है, एकदम बेझिझक होकर के यही बात बोले, गैसेस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। आप ये नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे गैसेस का ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। बोलना चाहे तो ये बोल सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, टेम्परेचर सेम है, आप यही जवाब दोगे, आप यही जवाब दोगे। अच्छा अगर मैं बोलता ये लिक्विड है, ये गैस है, और इसका टेम्परेचर लेट सपोज इसका टेम्परेचर मैं बोल दिया 120 डिग्री है, बोलेंगे सर कैसे एग्जिस्ट करेगा ये? चलो कम कर देता हूं थोड़ा सा, लेकिन बताऊं किसी भी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कराया जा सकता है। चलो 80 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, ये सारी बातें बाद में करेंगे। H2O गैस, अच्छा गैस भी 80 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है भैया। जब रूम टेम्परेचर पे मॉइस्चर के फॉर्म में रह सकता है वाटर वेपर, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकता है। इतना तो क्लियर है ना फंडा? ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा, अच्छा इसका 60 कर देता हूं, थोड़ा और मजेदार बनाता हूं सवाल, इसको 60 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं। अब मैं तुमसे पूछूंगा किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? देखने में तो लगेगा H2O गैस का ज्यादा है, लेकिन जवाब क्या होगा? H2O लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है H2O गैस से। क्यों? क्योंकि T ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन T ऑफ गैस। हाँ, इसमें ये ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लिक्विड का वाइब्रेटरी मोशन गैस से ज्यादा है और लिक्विड का रोटेटरी मोशन भी गैस से ज्यादा है। एक ही चीज उसका ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन ये भी तो दोनों फैक्टर से इसके बढ़ गए हो लिक्विड वाले। हाँ, तो सम में ज्यादा आ रहा होगा। तो ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है थर्मोडायनेमिक्स के दौरान। तो काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बोलेंगे सर इससे केमिकल रिएक्शन का क्या लेना देना? देखो समझाता हूं, इससे केमिकल रिएक्शन का क्या लेना देना। लेट सपोज
एक रिएक्शन हुआ, ए से बी बना, एक रिएक्शन हुआ सी से डी गया। लेट सपोज ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। मैंने बोला ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर T बराबर 400 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर T बराबर 400 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा। फिर मैं बोला इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सर एंडोथर्मिक है तो अगर मैं काइनेटिक पोटेंशियल इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा? तो मैं रिएक्शन 1 के बारे में बात कर रहा हूं पहले। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। और अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा? अगर एंडोथर्मिक है और वो एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? तो मैं बोलूंगा उसका टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा। यस। मैं बोलूंगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्या? ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में टेम्परेचर सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट में मान के कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। और यहां चेंज इन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो सवाल आ रहा है सर टोटल एनर्जी में बढ़ोतरी किसके कारण हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण? क्या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0। मतलब एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है? काइनेटिक की पोटेंशियल। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल। क्यों मैं काइनेटिक और पोटेंशियल को इतना महत्व दे रहा हूं? क्योंकि किसी भी बॉडी में एनर्जी सिर्फ 2 ही प्रकार से स्टोर हो सकती है और या रिलीज भी हो रही होगी, तो यही 2 फॉर्म का एनर्जी रिलीज हो रहा होगा किसी फॉर्म में। अब तुम बोलोगे सर विंड एनर्जी अलग है। अरे विंड एनर्जी भी ड्यू टू दी मोशन है भाई, काइनेटिक एनर्जी है। बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी है भाई। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का। तो दुनिया में जितनी भी एनर्जी है उसको इन्हीं 2 प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। बाकी तीसरी तरह का कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एनर्जी बोल रहा हूं तो उसे स्टोर किया जा सकता है। Anything can be the form of energy which cannot be stored, that is heat and work. Then they are not, मैं इसलिए बोल रहा हूं उसे हीट बोलो, उसे वर्क बोलो, उसे मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर सोचो। It cannot be stored in a body. That is why we say it as dW is a small amount of heat, small amount of work, dQ is a small amount of heat, that you cannot find the change of heat and work. But you can find out the change in kinetic energy, you can find out the change in potential energy, you can find out the change in total energy. वहीं अगर मैं रिएक्शन 2 का बात करूं तो आप क्या बोलोगे? रिएक्शन 2 एक्सोथर्मिक है सर। एनर्जी यहां पर क्या हो रही है? एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज्ड हो रही है तो टोटल एनर्जी क्या हो रहा है? टोटल एनर्जी घट रहा है। काइनेटिक एनर्जी नो चेंज, मतलब यहां डेल्टा टी क्या हो गया? लेस देन 0। यहां डेल्टा के क्या हो गया? इज इक्वल्स टू 0। लेकिन डेल्टा पी क्या होगा? लेस देन 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है यहां पर। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या आया? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये फील लाने के लिए आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे मटके का जो पानी है, थैंक यू, मैं पहले ही लगा दिया। जैसे मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? सोचना कभी क्या होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर वेपोराइजेशन होता है। अरे बेटा वेपोराइजेशन नहीं होता है, वेपोराइजेशन नहीं होता है। अगर वेपोराइजेशन होता तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था। टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता है, बल्कि आप देखोगे कि जो मटका है उसके आसपास का वातावरण थोड़ा ठंडा ही रहता है। इसलिए कभी चॉकलेट अगर पिघला हुआ हो और उसके नीचे रख करके देखना, वो जम जाता है। तो कैसे होता है? तो बोलेंगे मटका में पोर्स होता है सर। देखना पोर्स होता है, तो जब मॉलिक्यूल कुछ पोर्स से निकल रहे होते हैं तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो गया? बढ़ गया।
और अगर रिलेटिव पोजीशन बढ़ा है तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो मटके के अंदर है, पोर्स से पास नहीं हुए हैं, उनका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जो पोर्स से पास होकर थोड़ी दूरी बना लिए उनका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है वो कहां से बढ़ेगा, तो वो क्या करता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स मटके के अंदर है उससे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल देता है। तो अंदर वाले पानी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अंदर वाले पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा। और काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है मतलब क्या, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए पानी क्या हो जाता है, ठंडा। चलिए एक सवाल आपको मजेदार दे रहा हूं, सोच के कमेंट बॉक्स में लिखना कि जो मटका कुल्फी वाले होते हैं ना, मटका कुल्फी वाले, यहाँ कुल्फी उल्फी रखते हैं, मटका रखते हैं, चारों तरफ आइस होता है, इस आइस पे सॉल्ट डालते हैं, इस आइस पे सॉल्ट डालते हैं। सवाल यहां पर यह आता है ना कि सॉल्ट क्यों डालते हैं, जबकि सॉल्ट क्या करता है, आइस को पिघला देता है, मेल्ट करने का काम करता है, आइस को मेल्ट करने का काम करता है ये सॉल्ट। तो वो अपने आइस को ही पिघला रहे हैं सॉल्ट डाल करके, फायदा तो नहीं है, हमको तो नुकसान समझ में आता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान वाला काम क्यों कर रहा है, इसके पीछे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके पीछे एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं दूंगा भी नहीं, है ना, इसका आंसर आपको खोजना, कमेंट बॉक्स में लिखना, जो सही लिखेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और लाइक करना मत भूलना भैया, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बहुत मेहनत से आपके लिए चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, आप इन सारी चीज़ों को एब्सॉर्ब करो, अपने एनर्जी को लगाओ, यही एनर्जी एग्जाम में जाकर के कन्वर्ट होगी बेटा, इसीलिए पढ़ो मस्त तरीके से। ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।